की स्टार्टिंग में हम मैक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं। मैक्स कुछ फाइल्स लेकर अमेरिका की एक इंटेलिजेंस एजेंसी के हेडक्वार्टर में पहुंचता है। उसके दोस्तों की बातों से हमें समझ आता है कि मैक्स यहाँ डेटा एनालिस्ट का काम करता है। मैक्स का सपना है कि जल्द से जल्द वो एजेंट की पोस्ट पर प्रमोट हो जाए, क्योंकि वो फील्ड में जाकर काम करना चाहता है। जब मैक्स ब्रूस और लियोड से बात कर रहा था, तभी यहाँ एजेंट 23 की एंट्री होती है। यहाँ सभी लोग एजेंट 23 के दीवाने हैं, क्योंकि वो काफी दिनों बाद काम पर लौटा था। इसीलिए सभी लोग तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं। आगे एक मीटिंग के दौरान मैक्स काओस नाम के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है। मैक्स का कहना था कि काओस के आदमी पिछले कुछ दिनों से न्यूक्लियर डिवाइस में काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं। यहाँ काओस का हेड सीगफ्रीड अपने आदमियों के साथ मिलकर कुछ सामान चोरी कर रहा था। सामान चुराने के बाद ये लोग उस पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देते हैं। सीन फिर से इंटेलिजेंस एजेंसी के हेडक्वार्टर में शिफ्ट होता है। हेडक्वार्टर का चीफ मैक्स की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन मैं तुम्हें एजेंट बनने के लिए प्रमोट नहीं कर सकता। एक्चुअल में चीफ को लगता है कि मैक्स अभी फील्ड में उतरने के लायक नहीं है, इसीलिए वो मैक्स को ये कहते हुए मना कर देता है कि मैं अपना एक बेहतरीन डाटा एनालिस्ट नहीं खोना चाहता। चीफ की बातें सुनने के बाद मैक्स काफी सैड हो गया था, और जब वो रोड पर खड़ा था तभी एक लड़की उससे टकरा जाती है। उस लड़की की खूबसूरती देखकर मैक्स उससे फ्लर्ट करने लगता है, इसीलिए वो लड़की भी मैक्स को इग्नोर करके वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद मैक्स वापस से अपने हेडक्वार्टर में पहुंचता है, और वहां का नजारा देखकर मैक्स को समझ आता है कि कुछ देर पहले ही यहाँ पर हमला हुआ है। यहाँ मैक्स की मुलाकात उसी लड़की से होती है जो कुछ देर पहले ही उससे टकराई थी। मैक्स के पूछने पर वो बताती है कि मैं एजेंट 99 हूँ। कुछ सेकंड्स बाद ही इन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है, इसीलिए ये दोनों शांत होकर एक रूम के पीछे छिप जाते हैं। जब कुछ आदमी इनकी तरफ बढ़ते हैं तो मैक्स उन पर हमला करता है। मैक्स एक आदमी के सर पर फायर एक्सटिंग्विशर मारकर उसे बेहोश कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद ही इन्हें समझ आता है कि वो लोग इन्हीं के टीम के मेंबर्स थे, और मैक्स ने चीफ के सर पर ही फायर एक्सटिंग्विशर दे मारा था। अगले ही दिन चीफ के कहने पर सभी लोग एक सेफ रूम में पहुंचते हैं। मीटिंग शुरू करने से पहले मैक्स इन्हें एडवाइस देता है कि हमें कोन ऑफ साइलेंस का यूज करना चाहिए। कोन ऑफ साइलेंस एक ऐसा डिवाइस था जिसका यूज करने से उनके आसपास एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और किसी और इंसान को उनकी बातें सुनाई नहीं देती। लेकिन उस डिवाइस का यूज करने पर इन्हें समझ आता है कि अभी भी ये डिवाइस पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसीलिए ये लोग ऐसे ही अपनी मीटिंग शुरू करते हैं। यहाँ चीफ बताता है कि हमें शक है कि हेडक्वार्टर में हुए हमले के पीछे काओस के आदमियों का ही हाथ था। चीफ को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पिछले 3 महीनों में काफी सारे न्यूक्लियर मटेरियल की चोरी हुई है, खासकर येलो केक यूरेनियम की। चीफ बताता है कि उन्होंने हमारे सिस्टम को हैक करके एजेंट्स की आइडेंटिटी जान ली है। पिछले कुछ दिनों से हमारे एजेंट्स मारे जा रहे हैं। आगे चीफ एक आदमी की फोटोग्राफ दिखाते हुए कहता है कि हालांकि हमारे पास काओस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्रिस्टिक नाम का एक आदमी उनका सबसे बड़ा सप्लायर है। चीफ का कहना था कि हम लोग इस आदमी के जरिए काओस तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले कि काओस न्यूक्लियर मटेरियल का गलत इस्तेमाल करे, हमें उसे रोकना होगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस वक्त वो आदमी कहाँ है। यहाँ मैक्स बताता है कि ये आदमी इस वक्त रशिया में है। एक्चुअल में मैक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में क्रिस्टिक के बारे में लिखा था। क्योंकि मैक्स की रिपोर्ट्स काफी लंबी होती थी, इसलिए कोई भी उन रिपोर्ट्स को डिटेल में नहीं पढ़ता था। अभी तक काओस को सभी एजेंट्स की आइडेंटिटी के बारे में पता लग चुका था, इसीलिए चीफ एजेंट 99 के साथ एक नए एजेंट 86 को रशिया भेजने का फैसला करता है। क्योंकि एजेंट 99 ने हाल ही में अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, इसीलिए उसे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। यहाँ मैक्स हैरान होते हुए पूछता है कि आखिर ये एजेंट 86 है कौन? तो चीफ मैक्स की तरफ देखते हुए कहता है कि वो तुम हो। ये सुनने के बाद मैक्स पास में पड़ा कोन ऑफ साइलेंस उठाकर साइड में जाता है और उस डिवाइस को ऑन करके खुशी में चिल्लाने लगता है। लेकिन जैसे कि वो डिवाइस खराब था, इसीलिए सबको पता लग जाता है कि मैक्स अपने प्रमोशन से कितना खुश था। हालांकि एजेंट 99 मैक्स के साथ काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन चीफ के ऑर्डर्स को ध्यान में रखते हुए उसे ये फैसला मानना पड़ता है। मिशन पर जाने से पहले ब्रूस और लियोड मैक्स को एक नया गैजेट देते हैं। उन्होंने हाल ही में उस गैजेट को तैयार किया था। अगले सीन में हम इन दोनों को फ्लाइट में बैठा हुआ देखते हैं। सफर के दौरान ही 99 को अपने पीछे बैठे एक लंबे आदमी पर शक होता
होता है। उसे लगता है कि वो कोई असासिन है। इस बारे में वो मैक्स को भी बताती है। कुछ देर बाद जब मैक्स अपने शू पर लगी गम को उतार रहा था तो पीछे बैठे इंसान को मैक्स के पास शू बॉम्ब होने की गलतफहमी हो जाती है, इसीलिए वो चिल्लाने लगता है। मैक्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं सिर्फ गम उतार रहा था, लेकिन इतने में एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और मैक्स के हाथ बांधकर उसे आगे की सीट पर बिठा देता है। चीफ के प्लान के अकॉर्डिंग इनकी ड्रॉप साइट आने वाली थी, इसीलिए मैक्स बहाने से टॉयलेट में घुस जाता है। यहाँ मैक्स अपनी जेब से उसी गैजेट को निकालता है जो ब्रूस ने उसे आने से पहले दिया था। मैक्स का प्लान था कि वो अपने आप को आजाद करवाने के बाद पैराशूट लेकर यहाँ से कूद जाएगा, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसका निशाना जिप कफ्स पर नहीं लग पाता। लेकिन कुछ देर बाद उस गैजेट से निकलने वाला एक छोटा एरो जिप कफ्स को काटता हुआ इजेक्ट बटन पर लग जाता है, जिस वजह से वो पैराशूट के बिना ही फ्लाइट से नीचे गिर जाता है। उसके निकलने के बाद 99 भी टॉयलेट के अंदर एंटर करती है। उसे समझ आता है कि मैक्स बिना पैराशूट लिए ही निकल चुका है, इसीलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए अपना पैराशूट लेकर नीचे कूद जाती है। मैक्स और 99 के निकलने के बाद हम उस बड़े आदमी को भी फ्लाइट से जंप करता हुआ देखते हैं, जिस आदमी पर 99 को असासिन होने का शक था। कुछ ही देर में 99 मैक्स तक पहुंच जाती है और उसे पकड़ने के बाद 99 अपने पैराशूट खोलती है, लेकिन अब तक वो आदमी भी इन तक पहुंच जाता है। हवा में ही इनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। सबसे पहले वो आदमी 99 का पैराशूट फाड़ देता है और 99 के साथ साथ मैक्स को भी अपने हाथों से जकड़ लेता है। 99 काफी कोशिशों के बावजूद भी अपना इमरजेंसी पैराशूट नहीं खोल पाती। उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जब वो लोग जमीन के काफी करीब पहुंच चुके थे तब 99 अचानक से उस आदमी को किस करती है, जिस वजह से वो आदमी शॉक्ड होकर उन दोनों को छोड़ देता है। सही टाइम पर पैराशूट खुलने की वजह से 99 और मैक्स बच जाते हैं और इसी तरह से वो आदमी भी जिंदा बच गया था। लोकेशन पर पहुंचने के बाद मैक्स और 99 एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। यही जब मैक्स टॉयलेट करने के लिए वॉशरूम में जाता है तब अपने पीछे बात कर रहे दो आदमियों की बातों पर उसे शक होता है। उनमें से एक आदमी के थोड़ा पास जाने पर ही मैक्स की घड़ी में अलार्म बजने लगता है। एक्चुअल में ये घड़ी ब्रूस और लियोट की ही बनाई हुई थी। जब भी कोई रेडियो एक्टिव चीज इस घड़ी के संपर्क में आती है तब इस घड़ी में अलार्म बजने लगता है। बाहर आने पर मैक्स 99 से कहता है कि बाथरूम में एक आदमी था जो काफी हॉट था, और जब 99 हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगती है तब मैक्स उसे अपनी घड़ी दिखाते हुए कहता है कि एक्चुअल में वो आदमी रेडियो एक्टिव हॉट था। हो सकता है न्यूक्लियर मटेरियल की चोरी करने में वो भी शामिल हो। इस बात का पता लगने के बाद ये दोनों उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते हुए ये दोनों क्रिस्टिक के घर तक पहुंच जाते हैं और इन्हें समझ आता है कि आज यहाँ कोई पार्टी होने वाली है। यहीं पर मैक्स अपने गैजेट की मदद से उस आदमी को बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा सांस खींचने की वजह से उस गैजेट से निकलने वाला एरो उसी के गले में लग जाता है, जिस वजह से मैक्स बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब मैक्स की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने 99 को रेडी होते हुए देखता है। उसे समझ आता है कि 99 ने उसे भी पार्टी के लिए तैयार कर दिया था। इसके बाद ये दोनों क्रिस्टिक की पार्टी में एंटर करते हैं। जब ये लोग क्रिस्टिक को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तभी क्रिस्टिक 99 के पास आकर उसे डांस करने का ऑफर करता है और 99 उसके साथ डांस करने लगती है। दूसरी तरफ मैक्स क्रिस्टिक का कंप्यूटर ढूंढने की कोशिश करता है ताकि उसमें मौजूद कुछ इन्फॉर्मेशन के जरिए वो लोग काउस तक पहुंच सके। पूरा घर छानने के बाद भी मैक्स को कोई कंप्यूटर दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद 99 मैक्स को बताती है कि क्रिस्टिक का ऑफिस गेस्ट हाउस में है। जब ये दोनों गेस्ट हाउस की तरफ जाते हैं तो इन्हें पता लगता है कि यहाँ काफी सारे गार्ड्स मौजूद हैं। हेडक्वार्टर की मदद से इन्हें एक दूसरे रास्ते का पता लगता है और एक सीवरेज से होते हुए ये लोग गेस्ट हाउस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन क्रिस्टिक के कंप्यूटर तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। अभी इन्हें हाईटेक इंटेंसिटी लेजर को पार करना था। इन्हें समझ आता है कि अगर कोई भी चीज इन लेजर्स के कांटेक्ट में आई तो वो कट जाएगी। सबसे पहले 99 आगे जाने का फैसला करती है। जब 99 उन लेजर्स को पार कर रही थी तब मैक्स उसे अजीब तरीके से देखने लगता है, तो 99 उसे कहती है कि सिर्फ ये देखो मैं इसे कैसे कर रही हूँ ताकि तुम भी ये कर पाओ। 99 के बाद मैक्स उन लेजर्स को पार करने लगता है। इसी दौरान सीवरेज से निकला एक चूहा मैक्स के सूट में घुस जाता है। क्योंकि वो चूहा मैक्स की बॉडी पर इधर
इधर उधर चल रहा था, इसीलिए मैक्स को गुदगुदी होने लगती है और लेजर से टकराने के कारण मैक्स के कपड़ों पर काफी कट्स लग जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में मैक्स भी उन लेजर्स को पार करने में कामयाब हो जाता है। क्रिस्टिक के कंप्यूटर में मौजूद डाटा से इन्हें समझ आता है कि कुछ दिन पहले ही क्रिस्टिक ने मॉस्को की एक बेकरी में बॉम्ब्स बनाने का कुछ सामान भेजा था। इससे पहले कि ये लोग कुछ और जान पाते तभी क्रिस्टिक के आदमी यहाँ पहुंच जाते हैं। ये दोनों मिलकर क्रिस्टिक और उसके आदमियों को मार डालते हैं। यहाँ मैक्स की परफॉर्मेंस देखकर 99 भी काफी इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि अब तक उसे यही लग रहा था कि मैक्स के साथ आकर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। आगे ये दोनों मॉस्को की उस बेकरी की तरफ निकल जाते हैं जहाँ क्रिस्टिक ने कुछ दिन पहले ही बॉम्ब का सामान भेजा था। अंदर जाने से पहले 99 मैक्स को एक टूथ रेडियो देती है ताकि ये लोग आपस में बातें कर सकें। इसके बाद ये दोनों अलग अलग रास्तों से बेकरी के अंदर जाते हैं। बेकरी के अंदर जाते ही मैक्स को सीगफ्रीड और उसका असिस्टेंट दिखाई देता है। यहाँ मैक्स ये दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे वो भी कोई डील करने के लिए यहाँ आया हो, लेकिन सिक्योरिटी कैमरास के जरिए सीगफ्रीड पहले ही पता लगा चुका था कि मैक्स के साथ उसकी पार्टनर भी चोरी से इस बेकरी में घुसी है। इसीलिए सीगफ्रीड उसे मारने का ऑर्डर देकर यहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि मैक्स की हरकतें देखकर स्टारकर उसे अंडर एस्टिमेट करने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो स्टारकर को बेहोश कर देता है। टूथ रेडियो के जरिए अब तक 99 को भी पता लग चुका था कि सीगफ्रीड को उनके बारे में सब पता चल चुका है, इसीलिए वो भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ मैक्स को काफी सारे वेपन्स और न्यूक्लियर मटेरियल नजर आते हैं। यहाँ मैक्स बड़ी ही सावधानी से पूरी बिल्डिंग में एक्सप्लोजिव लगा देता है ताकि वहाँ बनने वाले सभी वेपन्स डिस्ट्रॉय हो जाएं। क्योंकि वो एक्सप्लोजिव फटने वाले थे, इसलिए ये दोनों टेरेस की तरफ भाग जाते हैं और कुछ ही देर में वहाँ मौजूद वेपन लैब तबाह हो जाती है। यहाँ फिर से उनका सामना उसी बड़े आदमी से होता है जिसने प्लेन से उतरते वक्त इन पर हमला किया था। मैक्स और 99 मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाते। इसी दौरान उस आदमी की आवाज़ सुनकर मैक्स को एक रिकॉर्डिंग के बारे में याद आता है। उसे याद आता है कि इस आदमी का नाम दिलीप है, क्योंकि दिलीप और उसकी वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा, इसीलिए दिलीप पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान चल रहा था। क्योंकि सामने खड़ा आदमी मैक्स से काफी ताकतवर था, इसलिए मैक्स उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करने लगता है। हम देखते हैं कि मैक्स की बातें सुनने के बाद वो काफी इमोशनल हो चुका था और वो उन्हें बिना मारे ही यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मैक्स और 99 भी यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त ही मैक्स 99 से पूछता है कि आखिर तुमने अपने चेहरे की सर्जरी क्यों करवाई। तो 99 बताती है कि एक मिशन के दौरान मुझे एक एजेंट से प्यार हो गया था, जिस वजह से मेरी आइडेंटिटी सामने आ गई थी। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो सारी जिंदगी ऑफिस में रहकर फाइल्स को संभालूं या फिर दर्दनाक सर्जरी करवाकर फिर से फील्ड में उतरूं, और मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। दूसरी तरफ हम सीगफ्रीड और स्टारकर को आपस में बातें करते हुए देखते हैं, तो उनकी बातों से हमें समझ आता है कि सीगफ्रीड जल्द ही लॉस एंजलिस पर कोई बड़ा हमला करने वाला है। अगले दिन चीफ के कहने पर एजेंट 23 उस जगह पर पहुंचता है जहां मैक्स ने न्यूक्लियर मटेरियल देखा था, लेकिन उसे वहां ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता जिससे ये पता लग सके कि यहाँ न्यूक्लियर डिवाइस को रखा गया था। एजेंट 23 की बातें सुनने के बाद चीफ को शक होता है कि मैक्स एक डबल एजेंट हो सकता है, इसीलिए वो मैक्स को हेडक्वार्टर की जेल में बंद करने का फैसला करता है। अगले सीन में सीगफ्रीड वाइस प्रेसिडेंट को धमकी भरा एक मैसेज देता है। वो कहता है कि पिछले कुछ महीनों में हमने काफी सारे न्यूक्लियर वेपन्स इकट्ठे किए हैं, जिसे हमने 20 दुश्मन देशों में भिजवा दिए हैं, लेकिन उन बॉम्ब्स के एक्टिवेशन कोड्स काओस के पास ही हैं। अगर हमारी डिमांड्स नहीं मानी तो वो कोड्स पाट दिए जाएंगे। सीगफ्रीड उनसे $200 बिलियन की डिमांड करता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इस कॉल को मजाक समझकर सीगफ्रीड का कॉल काट देता है। यहीं बैठे हेडक्वार्टर के चीफ वाइस प्रेसिडेंट को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये धमकी सच हो सकती है, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से काओस को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने काफी सारा न्यूक्लियर मटेरियल चुराया है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट चीफ की बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि अब तक उनके पास काओस के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। इसीलिए चीफ एजेंट 23 और 99 के साथ लॉस एंजलिस में मौजूद प्रेसिडेंट से मिलने के लिए निकल जाता है, ताकि प्रेसिडेंट की मदद से वो किसी तरह से काओस को रोक सके। अगले सीन में हम हेडक्वार्टर की जेल का सीन देखते हैं। रेडियो शो के जरिए मैक्स को दिलीप का एक मैसेज मिलता है। उसे समझ आता है सीगफ्रीड लॉस एंजलिस को निशाना बनाने वाला है। हालांकि दिलीप सीगफ्रीड के लिए बॉडीगार्ड का काम करता है,
लेकिन उसकी प्लानिंग का पता लगने के बाद वो नहीं चाहता था कि कोई भी मासूम इंसान उसकी वजह से मारा जाए। इसीलिए दिलीप ने ये मैसेज मैक्स तक पहुंचाया था। हम देखते हैं कि मैक्स बड़ी ही चालाकी से गार्ड्स को चकमा देकर उस सेल से निकल जाता है। यहाँ ब्रूस और लियोट भी मैक्स के भागने में उसकी मदद करते हैं। दूसरी तरफ जब चीफ प्रेसिडेंट के साथ मिलता है तब उसकी बातें सुनने के बाद प्रेसिडेंट को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसे अभी भी यही लगता है कि रोज आने वाली हजारों धमकियों की तरह ये भी कोई मजाक होगा और उनकी पूरी बात सुने बिना ही प्रेसिडेंट उन्हें वापस भेज देता है। इसीलिए वो लोग फिर से हेडक्वार्टर्स में लौटने का फैसला करते हैं। जब ये तीनों हेलीकॉप्टर में बैठ रहे थे तभी 99 को मैक्स का कॉल आता है। उसकी बातों से चीफ को समझ आता है कि मैक्स जेल से भागकर लॉस एंजलिस में पहुंच चुका है। इसीलिए चीफ उसकी कॉल को ट्रेस करके उसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर देता है। हम देखते हैं कि कुछ कमांडोज फोन की लोकेशन को फॉलो करते हुए एक बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और एक आदमी को घेर लेते हैं। आगे हम समझ पाते हैं कि मैक्स ने अपने शू फोन के जरिए कॉल को दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड किया हुआ था और वो सबसे बचते हुए उसी बिल्डिंग पर पहुंच जाता है जहां चीफ और 99 मौजूद थे। यहां पहुंचकर मैक्स चीफ को बताता है कि एक बॉम्ब को ढूंढने के लिए मैं यहां पर आया हूं। चीफ के पूछने पर मैक्स बताता है कि मुझे एक रेडियो शो में कोडेड मैसेज से ये खबर मिली है। ये खबर मुझे एक काउस के एजेंट से मिली है जो बेकरी में मेरा दोस्त बन गया था। मैक्स की बातें सुनकर 99 को दिलीप के बारे में याद आता है। इसीलिए वो चीफ से कहती है कि हमें इसकी बात पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मैक्स को पता था कि चीफ फिर से उसे जेल में डलवा सकता है। इसके बावजूद भी वो इन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ आया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चीफ मैक्स पर भरोसा करके उसकी बात को मान लेता है। आगे इन्हें पता लगता है कि आज शाम को प्रेसिडेंट डिज्नी हॉल में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करने वाले हैं। इसीलिए ये लोग डिज्नी हॉल में छानबीन करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ हम डिज्नी हॉल के पास का सीन देखते हैं। यह सीगफ्रीड दिलीप को धमकी देते हुए कहता है कि मैंने बेकरी की फुटेज देखी थी। तुमने उन एजेंट्स को जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन अब की बार अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो तुम्हारी वाइफ जिंदा नहीं बचेगी। सीगफ्रीड की बातें सुनने के बाद दिलीप ना चाहते हुए भी एक ब्रीफ केस को कॉन्सर्ट हॉल में पहुंचा देता है। अब तक चीफ और सभी एजेंट्स भी यहाँ पर पहुंच चुके थे। क्योंकि म्यूजिक कॉन्सर्ट शुरू होने वाला था, इसलिए प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं देते। इसके बाद ये लोग हॉल में घुसने के लिए कोई और रास्ता ढूंढने लगते हैं। इस दौरान जब मैक्स 23 के नजदीक जाता है तब मैक्स की घड़ी फिर से आवाज करने लगती है। यहाँ एजेंट 99 बताती है कि इसका मतलब बेकरी में न्यूक्लियर डिवाइस मौजूद थे, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें वहाँ कोई भी सबूत नहीं मिला। यहाँ चीफ को भी समझ आ जाता है कि 23 ने उनसे झूठ कहा था। एक्चुअल में वो भी काउस के साथ मिला हुआ था। जब मैक्स 23 के हाथ में पकड़े हुए ब्रीफ केस को खोलने के लिए कहती है तब 23 एजेंट 99 को गन पॉइंट पर लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद चीफ और मैक्स भी एक गाड़ी में उसका पीछा करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ ही देर में एजेंट 23 बॉम्ब को एक्टिवेट करके सीगफ्रीड को इस बारे में बता देता है। कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने पर चीफ को पता लगता है कि एजेंट 23 उनसे काफी दूर निकल चुका है। इसीलिए चीफ और मैक्स एक एयरक्राफ्ट के जरिए उनका पीछा करना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में वो 23 के कार के पास पहुंच चुके थे। क्योंकि रोड काफी नीचे था, इसलिए मैक्स क्राफ्ट पर लगी एडवर्टाइजिंग स्ट्राइप पर लटक जाता है और 23 की कार में एंटर करने की कोशिश करता है। हालांकि 23 उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैक्स कार में चढ़ जाता है और इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू होती है। इसी दौरान जब 99 मैक्स के गैजेट से अपने हैंडकफ्स खोलने की कोशिश करती है तो वो गलती से कार के डैशबोर्ड को जला देती है। कार का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो रोड से हटकर रेलवे लाइन पर चलने लगती है। किसी तरह से एजेंट 23 को बेहोश करने के बाद मैक्स 99 के हैंडकफ्स खोल देता है, लेकिन अभी भी उन्हें बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने का कोड नहीं पता था। वहीं 99 को समझ आता है कि ये कार रेलवे लाइन से उसी डिज्नी हॉल की तरफ बढ़ रही है जहां सीगफ्रीड ने बॉम्ब लगाया था। अगर जल्द ही इस कार को नहीं रोका गया तो वो लोग भी मारे जाएंगे। कार की स्पीड काफी ज्यादा थी, इसलिए ये दोनों फिर से प्लेन पर चढ़ने का प्लान बनाते हैं। लेकिन अब तक 23 को भी होश आ चुका था। वो मैक्स से ब्रीफ केस छीनने की कोशिश करने लगता है। हम देखते हैं कि 99 किसी तरह से अपने आप को कार से गिरने से बचा रही थी। वहीं 23 ने मैक्स को पकड़ा हुआ था। इसी दौरान मैक्स को प्लेन से गिरने वाला इंसिडेंट याद आता है और वो 23 के होठों पर किस करता है।
हम देखते हैं कि यहाँ भी ये ट्रिक काम आती है और 23 शॉक्ड होकर जब मैक्स को देख रहा था तभी मैक्स अपने पास मौजूद ब्रीफ केस से हमला करके उसे जल्दी कार में घेर देता है। इसके बाद मैक्स 99 को बचा लेता है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से ये दोनों कार में अटकी एक पट्टी पर घसीटने लगते हैं। मैक्स का पैर एक रस्सी में अटका हुआ था और सामने से आती ट्रेन देखकर मैक्स 99 को उस पटरी से दूर फेंक देता है। चीफ और 99 को यही लग रहा था कि मैक्स मर चुका है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ही हम मैक्स को 99 के पीछे खड़ा हुआ देखते हैं। मैक्स को देखते ही 99 उसे किस करने लगती है। उसने टाइम पर ही रस्सी काटकर अपनी जान बचा ली थी। एक्सीडेंट के कारण ब्रीफ केस में मौजूद वो डिवाइस भी अब खराब हो चुका था, जिसके जरिए 23 ने बॉम्ब को एक्टिवेट किया था। डिवाइस को ध्यान से देखने पर मैक्स को एक क्लू मिलता है, जिसकी मदद से उसे समझ आता है कि म्यूजिक के खत्म होने पर ही बॉम्ब अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। ये पता लगने के बाद ये दोनों चीफ के साथ तुरंत उस होल की तरफ निकल जाते हैं। जब फिर से बाहर मौजूद गार्ड चीफ को रोकता है तो चीफ एक घूसा मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसी तरह से आखिरी नोट बजने से पहले ही मैक्स म्यूजिशियन को गिरा देता है। 99 वहां मौजूद सिक्योरिटी को बताती है कि यहाँ बॉम्ब है। मैक्स अंदाजा लगाते हुए कहता है कि वो पियानो में हो सकता है और उसका अंदाजा एकदम सही निकलता है। दूसरी तरफ सीगफ्रीड को भी इस बात का पता लग जाता है कि उन एजेंट्स ने बॉम्ब को फटने से रोक दिया। कार में जाते वक्त ही सीगफ्रीड दिलीप की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने अपना काम पूरा किया, इसीलिए मैं तुम्हारी वाइफ को कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बदसूरत औरत को जिंदा रहने का हक भी नहीं होना चाहिए। इसी बात पर दिलीप को काफी गुस्सा आ जाता है और वो चलती कार से ही सीगफ्रीड को नीचे फेंक देता है। मूवी के एंड में एजेंसी के हेडक्वार्टर में एक नए एजेंट की एंट्री होती है और हमें समझ आता है कि मैक्स और 99 अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एलिवेटर में जाते वक्त जब मैक्स वहां का दरवाजा ठीक करने लगता है तब गैजेट में से निकला हुआ एक एरो फिर से उसकी गाल में घुस जाता है और इसी सीन के साथ ये मूवी भी खत्म होती है।